जय भारत विजय भारत बच्चों। लास्ट टाइम हमने शायद 16 रूल कर लिए थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 ये कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। सब्जेक्ट रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आ रही बात समझ में? देयर इज नो नीड टू रिपीट सब्जेक्ट आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिपीट सब्जेक्ट आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपने किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते द बॉय हु इज सिटिंग देयर, द बॉय हु इज सिटिंग देयर ही इज माई कजिन। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द बॉय हु इज सिटिंग, the boy who is sitting there is my cousin। आ रही बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? the boy who is sitting there is my cousin। अब ऐसा क्यों हुआ? पढ़ने में तो ये भी सही लग सकता है the boy who is sitting there he is my cousin, लेकिन ऐसा क्यों किया? हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक सेंटेंस जब तक फुल स्टॉप नहीं लेता, ठीक है, जब तक फुल स्टॉप नहीं लेता तब तक उसके सब्जेक्ट्स और वर्ब्स के नंबर बराबर होते हैं। तब तक उसके सब्जेक्ट्स और वर्ब के नंबर बराबर होते हैं। तो एक सेंटेंस को क्रिएट करने में जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही हमें नंबर ऑफ वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो सेंटेंस करेक्ट कहलाएगा। तभी वो सेंटेंस करेक्ट कहलाएगा। और यही जो केस है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तभी आप समझ पाएंगे कहाँ पर हु लिखा और कहाँ पर हुम लिखा है। मतलब आपको कहाँ पर हु लिखना है और हुम लिखना है, वहाँ पे तो एरर करनी होती है ना। तो एरर के हिसाब से अगर हु आया है तो हो सकता है हुम करना हो, और हुम आया है तो हु करना हो। तो वो भी जो लॉजिक है हु और हुम का, वो भी इस पर ही डिपेंड करता है, इसी फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ वर्ब्स होंगी। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसी में देखते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट 1 था, ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और ये आपकी वर्ब 1 है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गई, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गई। ये आपका सब्जेक्ट 2 है और ये आपकी वर्ब 2 है। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के भी सेंटेंस में एक ही वर्ब मानी जाती है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा की पूरी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, पूरा का पूरा जो इसका कॉम्बिनेशन है वो वर्ब 2 है। ठीक है, वो क्या है? वर्ब 2 है। तो सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2। अब ये रहा सब्जेक्ट 3।
तो बताइए इसमें वर्ब 3 कहाँ है? तो क्या आपको इस सेंटेंस में वर्ब 3 दिख रहा है, यानी कोई तीसरी वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया इसमें। अब भाई सीधी सी बात है ना कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नंबर ऑफ वर्ब्स बराबर होने चाहिए। तो सब्जेक्ट ऊपर वाले में कितने हैं? 3, और वर्ब कितनी है? 2। तो ये नॉट इक्वल टू, तो मिसमैच हो रहा है, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, जिसको हमने सही किया, यहां पे सब्जेक्ट 1, ये वर्ब 1, ठीक है, ये सब्जेक्ट 2, और ये वर्ब 2, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वर्ब 1 मानी जाएगी, मेन वर्ब लगी है तो अभी दूसरी है तो वर्ब 2 मानी जाएगी, और अगर दोनों ही लगी हैं तो वो कंबाइंड होकर एक ही मानी जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब 2। तो अब सब्जेक्ट कितने हैं? 2, और वर्ब कितनी है? 2। तो नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हैं? 2, और वर्ब कितनी है? 2। तो अब ये बराबर हो गया? बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये देखिए, ये करेक्ट हो गया सेंटेंस, करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अरे बात समझ में? ऐसे ही देखिए इधर अब जैसे मैंने लिखा, द गर्ल द गर्ल हु आई हेट मोस्ट लिव्स नेक्स्ट टू मी। अब इधर देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं कहां पर हु लगता है और कहां पर हुम लगता है। ये सारा सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल है, सारा सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब कैसे लगाना, अब यहां पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है। इसकी वर्ब क्या हो गई? ये हो गई द गर्ल लिव्स नेक्स्ट टू मी, ये वर्ब 2 हो गई, सॉरी ये वर्ब 1 हो गई। तो सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, और ये वर्ब 2 हो गई, ठीक। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहां पर सब्जेक्ट 3 और आ रहा है, आ रहा है, लेकिन पूरे सेंटेंस में वर्ब 3 तो कहीं है ही नहीं, वर्ब 3 तो कहीं है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम इस हु की जगह हमें क्या लिखना होगा? हुम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हुम। तो अब देखिए, आप इसको पढ़िए तो सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। द गर्ल whom I hate most live next to me। ठीक है, आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही आपको चेंज करना है। अब मान के चलो वो पिछले सेंटेंस में देखते हैं, अगर मान के चलो यही दे रखा होता और इसको ऐसे दे रखा होता, द बॉय whom is sitting there is my cousin। ठीक है, ऐसे दे रखा होता तो देखिए, ये सब्जेक्ट 1 होता, ये वर्ब 1 होती, ये वर्ब 2 होती, लेकिन हमारे पास अब सब्जेक्ट नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ब्स क्या कर रही हैं? बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ वर्ब्स जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से ज़्यादा है, नंबर ऑफ वर्ब्स जो है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो यानी डिमांड किसकी बढ़ रही है? सब्जेक्ट की बढ़ रही है ना डिमांड। तो हम क्या करेंगे, हम हुम की जगह हु लगा देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में?
मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, और आप अब इस तरीके से अगर एरर आती है तो हु या हुम की एरर को फाइंड आउट कर सकती हैं। ठीक है, रूल नंबर 18 देखते हैं। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में हम एंड, बट और नहीं लगा सकते। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एंटीसीडेंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन नियम लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के बीच में एंड और बट और एंड का, सॉरी हाँ एंड का, एक और हो गया, एक बट हो गया, एक एंड हो गया। इसको हिंदी में लिख दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, या एंड का यूज नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन से दूर नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, दूर नहीं ले जाया जा सकता। जितना संभव हो एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को पास पास ही रखना चाहिए। तो उसके बीच में कुछ भी एडिशनल वर्ड्स ऐड नहीं करने चाहिए। ठीक है, जैसे द पेन एंड विच आई बॉट यस्टरडे इज कॉस्टली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट है। तो कॉस्टली कौन होना चाहिए? कॉस्टली कौन होना चाहिए? 10 होना चाहिए। लेकिन अब सेंटेंस के हिसाब से ये जो कंजंक्शन एंड है ये एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, जो कर नहीं सकता। और इस सेंटेंस के हिसाब से एंड जो है वो कॉस्टली है। तो क्या कंजंक्शन एंड कॉस्टली हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर बेवजह लगा हुआ है, ये यहाँ पर बेवजह लगा हुआ है और सेंटेंस के अर्थ को चेंज कर रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे फिर? लिखना क्या है वो तो सब आपको पता ही है, बस हमें हटाना है। द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, which I bought yesterday is costly. The pen which I bought yesterday is costly. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट दोनों साथ लगे हुए हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगा होता है, या रिलेटिव प्रोनाउन जिससे रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखें। अब ये तो नाउन था, जैसे मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन, तो जैसे इट इज आई हु एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, और आई क्या है? एंटीसीडेंट। और आई क्या है? एंटीसीडेंट। ठीक है, यानी वो नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगा हुआ है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन और प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है वो नाउन और प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है, रूल नंबर 19 देखते हैं। जितना संभव हो सके, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल,
जितना संभव हो सके रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट को आसपास ही रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस नियम को करने से पहले हम एक और बात समझेंगे। जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो मैंने पोजेशन में ये बताया था कि आपने हमेशा ऐसे पढ़ा होगा या आपको हमेशा ऐसे लिखना होगा कि सोहन्स बैग, मोहन्स कार, इस तरीके से बताया था, यानी पर्सन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। फिर मैंने आपको बताया कि आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, कैसा पढ़ा होगा कि द बैग ऑफ मोहन, द बैग ऑफ सोहन, द कार ऑफ मोहन, द कार ऑफ सोहन, इस तरीके से भी पढ़ा होगा। तो मैंने कहा था कि इसको मैं भविष्य में बताऊंगा कि ऐसा क्यों और कब लिखते हैं। कोशिश यही करिए कि 99.5% आपको मोहन्स बैग, सोहन्स कार ऐसे ही लिखना पड़े, पर हर चीज़ के पीछे एक नियम होता है। तो आज वो दिन आ गया है, आज हम उस थ्योरी को समझ लेते हैं कि कब हमें ऑफ लगाकर लिखना चाहिए। ठीक है। तो अभी हमने एक नियम पढ़ा कि जितना संभव हो सके, एज मच एज पॉसिबल, ऑलवेज कीप एंटीसीडेंट जस्ट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। एंटीसीडेंट को उसके आसपास ही रखना चाहिए, यानी अपोजिशन में रखना चाहिए। तो अब देखो, इधर देखो, रूल क्या है हमारा, जितना संभव हो सके रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट को आसपास ही रखना चाहिए। ठीक है। अब इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा आई लाइक निरालास पोइट्री, आई लाइक निरालास पोइट्री हु इज अ ग्रेट पोइट। ठीक है। ये एक हमने एग्जाम्पल लिया। ध्यान दीजिए, ध्यान करने की बात है कि ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है भाई लोगों। अब एंटीसीडेंट जो है वो पोइट्री बन रही है। अब पोइट्री यहां पर एंटीसीडेंट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? एंटीसीडेंट का। ठीक है। पोइट्री किसका काम कर रही है? एंटीसीडेंट का। अब अगर पोइट्री एंटीसीडेंट का काम कर रही है तो एक बात बताओ, क्या पोइट्री पोएट हो सकती है? पोइट्री तो पोएट नहीं हो सकती। ठीक है। पोएट हमारे कौन होंगे? निराला साहब। तो इसका मतलब निराला को हु के पास आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो थी पहली बात, क्योंकि पोएट तो निराला ही होंगे, उनका काव्य तो पोएट हो नहीं सकता। पोएट मतलब कवि हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब मैंने आपको एक बात बताया था, हु का जो यूज होता है वो पर्सन्स के लिए होता है, और विच का यूज जो होता है वो थिंग्स के लिए होता है। बताया था। अब ये तो पर्सन्स के लिए यूज होगा, और इधर क्या दे रखी है? थिंग। इधर थिंग ही तो दे रखी है, पोइट्री। तो पोइट्री के लिए वैसे भी क्या आना चाहिए था? विच आना चाहिए था। भाई पोइट्री के लिए हम क्या लगाते? विच लगाते। तो सवाल ये भी उठ सकता है, विच लगा के किस्सा खत्म करो। हम हु की जगह, यहां पर हु की जगह विच का प्रयोग कर दें। ध्यान देते चलिए। लेकिन उसे अर्थ की समस्या तो अभी भी बनी हुई है। अगर हम इसके हिसाब से विच लगा भी दें तो अभी पोइट्री जो है वो तो पोएट नहीं हो सकती। इसके हिसाब से विच भी लगा दें तो ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है
ये तो इससे मैच नहीं करेगा ना, ये इससे मैच नहीं करेगा, पोएट्री तो पोएट नहीं हो सकती। तो पोएट कौन होंगे? निराला साहब। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? गलत हो गया। और ऊपर वो कह भी क्या रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट को पास पास रखिए। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? अब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, आई लाइक पोएट्री ऑफ निराला। ठीक भैया। हु, ठीक भैया। तो रिलेटिव प्रोनाउन और निराला यानी एंटीसीडेंट अब सही जगह पर आ चुके हैं। तो आई लाइक पोएट्री ऑफ निराला हु इज अ ग्रेट पोएट। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये है, और एंटीसीडेंट के हिसाब से देखो पोएट सेट बैठ रहा है, सेट बैठ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका सेंटेंस? क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है। तो मैंने तब भी कहा था जब नाउन पढ़ाए थे कि ठीक है 99.5% हम इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, मोहन्स बैग सोहन्स कार, ऐसी निरालास पोएट्री, लेकिन इस तरीके से भी लिखा जाता है। और कब लिखा जाता है वो हमने बता दिया। ठीक है, चलिए रूल नंबर 20 पर देख चलते हैं। थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी कि दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है? दे। ठीक है। कभी भी एंटीसीडेंट के रूप में यूज नहीं होता, के रूप में यूज नहीं होता। आ रही बात समझ में? यानी दे जो है वो कभी भी एंटीसीडेंट के रूप में यूज नहीं होता, यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल को हम एंटीसीडेंट के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? दे हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। ठीक है, अदर नहीं करना, अदर्स करना है। ठीक है। तो आपने देखा ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? उससे पहले थर्ड पर्सन का प्लूरल यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन में प्लूरल दे ही है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम कैसे लिखेंगे? दोज। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? दोज में। ठीक है, दे हमेशा दोज में कन्वर्ट होकर चलेगा। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। ठीक है। तो जहां पर भी आपको दे लिखा मिले किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, तो आपको क्या करना है? उसको दोस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए लास्ट रूल देखते हैं। ये आखिरी रूल है, इसके बाद प्रोनाउंस खत्म, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे आर्टिकल। तो इस आखिरी रूल को और देखते हैं। रूल नंबर 21, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं।
हम वर्ब का यूज करते हैं। इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, जैसे मैं, अब ध्यान दीजिए, समझिएगा। मैंने लिखा रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक्स कैसल इन द एयर। रिया उन लड़कियों में से एक है जो हवाई किले बनाती हैं। अब गड़बड़ क्या होती है, बच्चे जो हैं रिया को सब्जेक्ट समझते हैं और रिया के हिसाब से ही वर्ब लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहां पर रिया का काम खत्म हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए, अब ध्यान से समझिए इस बात को। कहां पे खत्म हो रहा है रिया का काम? अब सेंटेंस को समझिए। रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। रिया उन लड़कियों में से एक है। यहां रिया का काम खत्म, बस रिया का काम यहीं तक था। रिया उन लड़कियों में से एक है। रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। ठीक है, रिया उन लड़कियों में से एक है। अब सवाल है किन लड़कियों में से एक है? तो वो लड़कियां जो हवाई किले बनाती हैं, वो लड़कियां जो हवाई किले बनाती हैं। अब देखो, यूनियन पढ़ा होगा ना, सेट्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस होती है, पढ़ाई नहीं पढ़ा है सेट्स मैथमेटिक्स में ऐसे? चलो अच्छा सा बना दूं। ठीक है, इसकी होती है नहीं होती है अहमियत? तो देखो, इसी की अहमियत होती है नहीं होती है? तो रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। रिया उन लड़कियों में से एक है। किन लड़कियों में से एक? वो लड़कियां जो हवाई किले बनाती हैं। तो हवाई किले भैया कौन बना रही हैं? ये लड़कियां बना रही हैं। ये लड़कियां हवाई किले बना रही हैं। अब जब ये लड़कियां हवाई किले बना रही हैं तो वर्ब भी किसके हिसाब से लगेगी? इन लड़कियों के हिसाब से। और लड़कियां कैसी हैं? प्लूरल हैं। लेकिन वर्ब कैसे दे रखी है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या लिखा है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये रहे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। सॉरी, एक ही है, ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से, तो ये पहले एक नाउन आ गया, के हिसाब से वर्ब का यूज होता है। अब इसके हिसाब से वर्ब का यूज होगा। तो वर्ब तो इसके हिसाब से नहीं यूज हो रही, वर्ब तो इसके हिसाब से यूज हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फिर क्या होगा? तो देखो, रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक कैसल इन द एयर। ठीक है भाई लोगों, अब देखो क्या कह रहा है ऊपर, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब यूज होती है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल है। ठीक है, ऐसे देखो, एक पीछे भी एग्जाम्पल लिखा था मैंने, कहां गया रे? देखो, एक ये भी लिखा था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आ रहा है, वहां नाउन था, या प्रोनाउन आ रहा है, उसके हिसाब से वर्ब का यूज होता है। होता है कि नहीं होता है? तो आई के लिए हम किसका यूज करते हैं? एम का ही तो करते हैं। नहीं करते हैं? एज और आर का तो नहीं करते। एज और आर का तो नहीं करते, या हम आई के साथ एज और आर का करते हैं? एज और आर का तो नहीं करते। किसका करते हैं? एम का। तो हमने किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? अरे बात समझ में? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब
आपके रूल्स खत्म हो गए हैं, प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया है। अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आर्टिकल्स चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए, जय भारत, विजय भारत।